दर्शकों नमस्कार। मंजिल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण एक ऐसा विषय जो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। हम यूं भी कह सकते हैं कि पर्यावरण और मानव जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं और इस पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए मानव निरंतर प्रयास किए जा रहा है और इन कोशिशों के बदले पर्यावरण जो है वो भी मानव को स्वस्थ जीवन प्रदान कर रहा है। लेकिन आधुनिकीकरण की दौड़ में कहीं ना कहीं जो मानव और पर्यावरण के बीच का तालमेल है वो डगमगा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और उसके लिए हमें कुछ उपाय करने हैं तो इन उपायों के साथ साथ मानव के लिए जो रोज़गार के अवसर हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें दिखते हैं, तलाश हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इस कार्यक्रम में हम यही बात करने वाले हैं, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोज़गार के अवसर, और इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, सवाल जवाब करने वाले हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं रजनी। नमस्कार दर्शकों। तो रजनी, क्यों ना अपने जो मेहमान हैं उनका भी तारुफ अपने तमाम दर्शकों के साथ करवा दें। तो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर रविकांत भाटिया, जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार दर्शकों। तो डॉक्टर रविकांत भाटिया जी, पर्यावरण जैसे कि हम नाम सुनते हैं, आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है हमें, और हम कई महत्वपूर्ण दिवस भी मनाते हैं ताकि पर्यावरण को संरक्षण मिल पाए। जितना गंभीर ये विषय है, हम देखें तो रोज़गार के अवसरों की अगर तलाश करनी है और इस पर्यावरण को सुरक्षित करना है तो कौन कौन से क्षेत्र हैं पर्यावरण के जिन पर काम हो रहा है और कितना सुरक्षित है आजकल के युवाओं का भविष्य इस क्षेत्र में? मोनिका जी, धन्यवाद मुझे इस स्टूडियो में बुलाने के लिए, ताकि हम लोग आज जो हैं नेशनल पॉल्यूशन डे के ऊपर जो है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर जो है वार्ता कर सकें। पर्यावरण संरक्षण के विषय में ज़्यादा बात करने से पहले मैं थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में बताना चाहूँगा जी। पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ है हमारे चारों ओर और आवरण का मतलब जो हमें घेरा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि जितने भी तत्व धरती पे पाए जाते हैं, चाहे वो आपका जैविक तत्व हैं चाहे अजैविक तत्व हैं, वो सारे मिलके जो है पर्यावरण को बनाते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य जो है उन्नति कर रहा है तो ये जितने भी पर्यावरण के तत्व हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हुए हम लोग जाने अनजाने में उन तत्वों को जो है हार्म पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे हमें डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन जो है वो और समस्याएं जो हैं उत्पन्न हो रही हैं। और उन्हीं उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें जो है पर्यावरण कंजर्वेशन की ज़रूरत है। और जितनी ये समस्याएं हैं उतने ही इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध हैं। तो रोज़गार के अवसर के बारे में रजनी ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ जानना चाहेगी, क्यों रजनी? जी मोनिका, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। डॉक्टर रवि जी ने हमें बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन कौन से रोज़गार हैं? देखिए, पर्यावरण संरक्षण से अगर रोज़गार की बात करें तो कोई भी विद्यार्थी जो 10वीं पास है उसके ऊपर जो है जैसे जैसे वो पढ़ाई करता जाता है तो उसके लिए रोज़गार के अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग अवसर जो हैं उपलब्ध हैं। अगर कोई विद्यार्थी जो है सिर्फ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करता है तो उसके लिए अलग अवसर उपलब्ध हैं। अगर कोई विद्यार्थी जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करता है तो उसके लिए अलग अवसर हैं। कोई पोस्ट ग्रेजुएट करता है तो उसके लिए अलग अवसर हैं। और अगर कोई पीएचडी करता है या शोध में जाता है तो उसके लिए अलग अलग अवसर उपलब्ध हैं। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि आपने कहा कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज हैं, लेकिन ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट की स्टडी करने वाले ही इस फील्ड में आ सकते हैं या जो दूसरे विषय हैं वो भी इसमें काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं या नाम कमा सकते हैं इस क्षेत्र में? बिल्कुल मोनिका जी, कोई भी छात्र अगर 10वीं पास है, चाहे वो किसी भी विषय में है, उसने 10वीं किया हो, तो वो जो है एनवायरनमेंट के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर सकता है। लेकिन अगर उसको आगे की पढ़ाई करनी है या फिर किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में जो है रिसर्च करना है या नौकरी करनी है तो उसके लिए उसको एनवायरमेंटल साइंसेज जो है या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, उस तरह के विषय जो हैं उसको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे उसको लेने पड़ेंगे, तभी वो एक खास तरह की नौकरी के लिए जो है वो या पेशे के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकता है। जी, रजनी आप क्या कहेंगी? हाँ, मैं भी ये बात पूछना चाहती थी कि देखिए हर कोई इस फील्ड में
विशेषज्ञता हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग फिर भी पर्यावरण संरक्षण के लिए योगदान दे सकते हैं और रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने कोई विशेष पढ़ाई नहीं की है, वो इस फील्ड में रोज़गार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, आज का दौर जो है वो स्टार्टअप्स का दौर है जी। तो उस क्षेत्र में ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी विद्यार्थी जिसके पास कोई भी इनोवेटिव आइडिया हो, जिससे वो इतनी सारी पर्यावरण में समस्याएं हैं उनका अगर वो समाधान उसके पास है, तो वो उन जितनी भी स्टार्टअप स्कीम्स हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम है, चाहे वो प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम है या स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स हैं, उन सब स्कीम्स का वो फ़ायदा उठा के अपना स्वरोजगार जो है वो चला सकता है और खुद स्वरोजगार लेने के साथ साथ वो बहुत सारे और लोगों को भी रोज़गार की अवसर जो है प्रदान करवा सकता है। जी, आपने बताया कि स्वरोजगार एक बहुत अच्छा नोबल काम भी होगा और इनकम का साधन भी होगा। जी जी हमारे तमाम दर्शकों के लिए, अगर वो करना चाहते हैं, अगर इसकी प्रॉपर नॉलेज लेनी हो, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो अगर उसकी हमें इनफ नॉलेज नहीं है तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं उस फील्ड में। तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप अपना कोई काम करना चाहते हैं और पर्यावरण भी उससे सुरक्षित हो रहा है, तो ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं? इस तरह की कोई प्रावधान है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स उपलब्ध हैं, बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्स जो हैं वो करवाती हैं। आजकल क्योंकि सूचना का दौर है तो इस तरह के कोर्सेज जो हैं जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से भी छात्र जो हैं वो आपके ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो इस पर्यावरण के क्षेत्र में कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स हैं जिनमें अगर कोई आइडिया है तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन स्कीम है और हिमाचल में जितने भी स्टार्टअप स्कीम्स हैं, तो हिमाचल के अंदर 10 से 12 ऐसे केंद्र हैं स्टेट गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हुए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को साथ लेके हुए और अनुसंधान केंद्रों के साथ उन्होंने समन्वय बिठाते हुए 10 से 12 ऐसे केंद्र जो हैं स्थापित किए हैं, जहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो वहाँ पे वो प्रशिक्षण ले सकता है, अपने आइडिया को नर्चर कर सकता है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करके अपने लिए रोजगार के अवसर जो है वो सृजित कर सकता है। जी, डॉक्टर रविकांत ने हमें मतलब बहुत अच्छी डिस्कशन ये चली हुई है, लेकिन हम और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जब हमारे पास रोज़गार भी है लेकिन फिर भी हम घर बैठे हुए हैं, घर में हम ऐसी कौन सी छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं जिनके साथ साथ हम रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, आजकल जो है वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक बहुत बड़ा इशू भी है और चैलेंज भी है जी। तो अगर हम लोग वेस्ट को अगर सेग्रीगेट अगर कर देते हैं, वेस्ट में 2 तरह के मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका ड्राई वेस्ट होता है और एक आपका वेट वेस्ट होता है। तो अगर हम इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं और वो बहुत ही एक साधारण सा तरीका है जिसमें कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आसानी से उन दोनों तत्वों को जो हैं आपके अलग अलग कर सकते हैं। और एक बार अगर ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं, जो आपका ड्राई वेस्ट है और वेट वेस्ट, अगर दोनों अलग हो जाती हैं तो दोनों का जो है हम लोग बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से उनको जो है आइदर बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह से जो आपका ड्राई वेस्ट जो होगा उसको जो है बायो ब्रिकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, आपसे जब चर्चा हो रही थी तो हमने आपके बारे में काफ़ी कुछ जाना। 10 वर्षों से आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, किस विषय पर कर रहे हैं और कितनी कामयाबी आपको हासिल हो चुकी है, क्या उद्देश्य रहा उस रिसर्च को करने के पीछे, वो थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी मोनिका जी, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। मुझे याद है जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उस समय हमारे हिमाचल के जंगलों में बहुत सारे आग की घटनाएं होती रहती थी जी। लेकिन एक मन में था कि हाँ, मुझे इस तरह का रिसर्च जो है करना है ताकि इस समस्या से जो है हम लोग किसी तरह से पार पा सकें जी। तो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए 2015 में मैंने यूजीसी में एक प्रोजेक्ट डाला जिसमें फाइनली मुझे सेलेक्ट हुआ वो प्रोजेक्ट जो है। और उस प्रोजेक्ट के तहत मैंने हिमाचल की जो पाइन के फॉरेस्ट हैं, चीड़ के जो जंगल हैं, उनकी चीड़ की पत्तियों से जो है बायोइथेनॉल प्रोड्यूस करने का सोच जो है किया है। इसके अलावा अभी हिमाचल सरकार द्वारा ही एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग जो हैं
डेयरी इंडस्ट्री से जो डिफरेंट वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पेशली उस वेस्ट से जो है हम लोग जो हैं बायोप्लास्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितने भी इस तरह से हम लोग जो है दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, एक आपका डेयरी वेस्ट है और दूसरा आपका प्लास्टिक है। तो इस शोध के द्वारा जो है हम इन दोनों समस्याओं से पार पा सकते हैं। जी रजनी, देखा जाए अगर आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा है और इनोवेटिव आइडियाज़ आप लेकर आते हैं तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, क्यों? जी हाँ, बात बिल्कुल सही कही आपने। और अगर हमारे पास कुछ इनोवेटिव भी नहीं है, फिर भी हम अपनी कुछ पुरानी चीज़ें हैं, पुराने किस्से हैं जिन्हें हम फिर से वापस लेकर आ सकते हैं, क्यों डॉक्टर रवि? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अपने पूर्वजों के उनके कार्यकलापों की तरफ देखें तो कितने ऐसे कार्यकलाप हैं जिनमें वो छोटी छोटी काम करके, छोटी छोटी चीज़ें करके पर्यावरण कंजर्वेशन के ऊपर बहुत उनका योगदान रहा है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की पीढ़ी को भी सीखना चाहिए कि किस तरह से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो हैं इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज कम कर सकते हैं, पानी की जो बर्बादी है उसको कम कर सकते हैं। और अगर हम अपना जितने भी डिफरेंट तरह के वेस्ट हैं अगर उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, करते हैं, तो हम लोग जितने भी पॉल्यूशंस हैं उनको जो हैं किसी तरह से हम उनके ऊपर पार पा सकते हैं। जी, अलग अलग तरह के पॉल्यूशंस के बारे में आपने बताया। अगर कोई इंसान ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी प्राइवेट जॉब में भी काम कर रहा है, लेकिन वो प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, योगदान देना चाहता है, तो वो किस तरह से योगदान दे सकता है? ज़रूरी नहीं है कि अगर हम रोज़गार के अवसर तलाश रहे हैं तभी अपनी प्रकृति को सुरक्षित करें, क्योंकि हम अगर सुरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी इन खूबसूरत नज़ारों से और जो जो चीज़ें हमें मिल रही है उनसे कहीं ना कहीं महरूम रह जाएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को कि अगर आपने सॉइल के बारे में कहा, बहुत कम ध्यान देते हैं कि सॉइल कैसे सुरक्षित की जा सकती है, तो इसमें कितने रोजगार के अवसर हैं और किस तरह की पोस्टें होती हैं, पद होते हैं जिन पर हम कार्य कर सकते हैं या अपने स्तर पर कैसे कार्य कर सकते हैं? जी मोनिका जी, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी खास क्षेत्र में जो हैं अगर नौकरी करते हैं तो आप पर्यावरण के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एनजीओज होती हैं जो वॉलंटरीली जो हैं लोगों की सर्विस लेती हैं। और अगर कोई भी इंसान अगर वो पर्यावरण के लिए थोड़ा सा भी जागरूक है तो उन एनजीओज के थ्रू जो है अपना एक कंट्रीब्यूशन जो है पर्यावरण कंजर्वेशन के लिए दे सकता है। तो उसमें आपका जैसे प्लास्टिक का प्रॉपर मैनेजमेंट है, प्लास्टिक का कलेक्शन है और उस प्लास्टिक को फिर प्रॉपर डिस्पोजल है। क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी समस्या है जिसको आज के समय में भी इवन वैज्ञानिक भी जो हैं अब तक उसका समाधान नहीं खोज सके हैं। तो इसका समाधान उसका कम यूज़ करके ही उसका समाधान जो है अभी तक संभव है। और बहुत सारे ऐसे शोध भी चल रहे हैं जिसमें हम प्लास्टिक को जो है अलग अलग बायोफ्यूल्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जी मोनिका, देखा ये जो डिस्कशन है इसके माध्यम से बहुत कुछ निकल के आता है। जैसे अभी सर ने एनजीओ की बात की और एनजीओ से हमें पता लगता है कि लोग खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं, खुद से आगे आ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। और उसी तरह के कुछ मेले भी हमारे वहाँ आसपास लगते रहते हैं जहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि सरकार जो है लोगों को खुद से कुछ करने के लिए बहुत सहयोग भी दे रही है। तो आप सर क्या कहेंगे कि हम लोग अपनी पीढ़ी को और इनफैक्ट जो हमारे बुजुर्ग भी हैं या फिर हमारे घर में माता पिता भी हैं, हम उन्हें कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो इस फील्ड में कुछ करना शुरू कर दें? देखिए, जितने भी हमारे आसपास अलग अलग की समस्याएं हैं और हर समस्या के लिए कोई ना कोई समाधान जो है उपलब्ध है। ज़रूरत है थोड़ी सी सोच समझ की और सोचने की कि किस तरह से हम उन समस्याओं का जो है पार पा सकते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे कि हमारे घरों में जो है किचन वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। उस किचन वेस्ट को हम लोग जो है बायो कंपोस्ट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग अपने किसानों की बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखें या फिर अपने जो पुराने बुज़ुर्ग लोग थे तो किस तरह से उस वेस्ट को जो है वो आप किसी पर्टिकुलर गड्ढे में दबा देते थे या कोई किसी ढेर में जो है दबा देते थे और वो कुछ दिनों के बाद जो है वो बायो कंपोस्ट में जो है वो
कन्वर्ट हो जाता था। तो पुराने टाइम में क्या था कि ये चीज़ तो बहुत कॉमन सी थी, लेकिन आज के दौर में जिस तरह से आपका उन्नति हो रही है, तो वेट वेस्ट जो है या किचन वेस्ट जो है वो ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रहा है जी। तो उस किचन वेस्ट को अगर कुछ संस्थाएं जो हैं जी कलेक्ट करें, उसको इकट्ठा करें और किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे उससे जो है आपकी बायो फर्टिलाइज़र बनाएं, बायो कंपोस्ट बनाएं, तो उसकी मार्केट में एक अलग ही वैल्यू है जो ना बल्कि एक रोज़गार का अवसर प्रदान करेगी लोगों को, बल्कि पर्यावरण के कंजर्वेशन के लिए और सॉइल की मैनेजमेंट में भी बहुत योगदान दे सकती है जी। अगर टेक्निकली कुछ बात की जाए, जैसे जो सोलर पैनल्स हैं वो भी लगाए जाते हैं और पर्यावरण काफ़ी हद तक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो अगर हम बात करें कि सोलर पैनल ही आपको बनाना है तो इसके लिए जो डिफरेंट पार्ट्स चाहिए, जो भी इसके लिए मेहनत होती है, तो इंसान कैसे इस फील्ड में आ सकता है? इस तरह की कोई और भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो बना सकता है इंसान और रोज़गार के अवसर उसमें उसको मिल सकते हैं? जी मोनिका जी, बिल्कुल। सोलर एनर्जी आज के दौर में एक ज़रूरत भी है और बहुत सारी जितनी एनर्जी की हमारी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए भी बहुत लाभदायक है। इस सोलर पैनल जितने भी हैं आज के दौर में, बहुत सारे सोलर पैनल जो हैं दूसरे देशों से जो है आयात किए जाते हैं। तो अगर भारत में या फिर हिमाचल में इस तरह की इंडस्ट्रीज लगें जहाँ पे हम इन सोलर पैनल्स को बना सकें, तो इस तरह से क्या है एक रोज़गार का नया अवसर जो है उत्पन्न होगा। और उन सोलर पैनल्स की ट्रांसपोर्टेशन है, उन सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन है, मैनेजमेंट है, और किस तरह से उन सोलर पैनल्स को आप एनर्जी के लिए ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, रोज़गार के अवसर हैं सोलर एनर्जी में जी। इसी तरह से अगर हम वेस्ट की बात करें तो बहुत सारे वेस्ट जो हैं उनको मैनेज करने के लिए भी हम लोग जो हैं रोज़गार के नए अवसर दे सकते हैं, जिसमें आपका बायोगैस प्लांट्स हैं, इसी तरह से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और आपके बायोइथेनॉल प्लांट्स हैं। तो अगर कोई NGOs हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं या आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अगर वो इन डिफरेंट वेस्ट को मैनेज करने में कुछ योगदान देते हैं, तो वो लोग या NGOs ना बल्कि इन वेस्ट को मैनेज करेंगे, किंतु अपितु आपके डिफरेंट जितने भी लोग हैं उनको एक रोज़गार का नया अवसर भी दे सकते हैं। रजनी, अब आप ज़रूर जानना चाहेंगे आई थिंक पॉल्यूशन बोर्ड के बारे में कि क्या काम रहता है। मुझे लग रहा है आपका चेहरा देखे कि आप काफ़ी एक्साइटेड हैं सवाल पूछने के लिए। जी, जैसे ही आपने कहा कि सोलर पैनल आ रहे हैं तो मन में ज़रूर ये सवाल जगा है कि सर किस तरह से काम करती है हमारे पॉल्यूशन बोर्ड की प्रणाली। रजनी जी, मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है वो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर है, तो हम लोग इस विषय के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो हम लोग ज़्यादा जानकारी जो है वो इस वार्ता के माध्यम से जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। जी, रविकांत, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर रविकांत, कि आपने बात की पानी जो है उसको प्योरीफाई करने के बहुत से तरीके चल पड़े हैं और अब हम कई इंस्टीट्यूट ऐसे देखते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पानी को साफ करने का वो प्लांट लगाया होता है। तो स्टूडेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है? कोई व्यक्ति है वो अपने लेवल पर करना चाहता है तो वो कर सकता है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड मिलता है इसके लिए भी? जी मोनिका जी, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, NGOs हैं और कुछ एक कंपनीज़ भी हैं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं जो आपके हाउस होल्ड में लगाए जा सकते हैं, उस तरह के प्लांट्स जो बनाते हैं। तो उन प्लांट्स में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, लेकिन सिंपल से फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगी होती हैं और सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके जितने भी उसमें वेस्ट वाटर में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको डिग्रेड कर सकते हैं और उस पानी को जो है आप अगर पीने योग्य ना बना सकें, बल्कि उसको पानी को जो है हम लोग जो है एटलीस्ट हाउस होल्ड की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी शुद्धता को कैसे जांचा जाए? एक्सपर्ट्स बुलाएं या फिर अपने इंस्टीट्यूट में अगर किसी को नॉलेज है कि कैसे चेक किया जा सकता है, वो इनफ है? इसके लिए देखिए बहुत सारे मार्केट में जो है आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पे इस तरह की पानी की शुद्धता को जांचने के लिए आपको बहुत कम फीस दे के आप जो है उसकी शुद्धता जो है पानी की शुद्धता
चेक करवा चेक कर सकते हैं। हैं। हाँ जी। मोनिका, मैं जितना समझ पा रही हूँ इस पूरी कन्वर्सेशन से कि सिर्फ रोजगार प्राप्त करना ही एक अहम मुद्दा नहीं है, पर हम लोग जब अपने कचरे का प्रबंधन या फिर हम अपने पर्यावरण के संरक्षण की तरफ कुछ कदम उठाते हैं तो हम पैसे बचाते भी हैं। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है या फिर हम देखें तो हमारा ई वेस्ट भी एक चीज़ आती है सर, तो ई वेस्ट को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और अपने पैसों को भी थोड़ा सा बचा सकते हैं? बिल्कुल रजनी जी, ये बहुत उपयुक्त क्वेश्चन है आज के दौर के संदर्भ में, क्योंकि अगर हम ई वेस्ट की बात करें तो ई वेस्ट जितना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जितना से जितना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं उतना ही आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो डे बाय डे जो है बढ़ता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें आपका सिल्वर और गोल्ड जो हैं कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम उन कंपोनेंट्स को किसी तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकें तो वो एक नया रोज़गार का अवसर भी हो सकता है। इसके अलावा जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कोई भी आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको तब तक यूज़ करें जब तक वो बिल्कुल ही आपके यूज़ का ना रहे। क्योंकि जब भी होता है यूजुअली क्या है कि हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन है तो जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है या न कुछ नए फीचर्स आते हैं हम लोग अपना पुराना फ़ोन छोड़ के नया फ़ोन ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो पुराना फ़ोन जो होता है वो आपका ई वेस्ट जो है बन जाता है। तो उसका अच्छा उपयोग ये है कि या तो उसको आप ऑनलाइन, बहुत सारे आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप उन सेल आउट कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ स्टिल अगर डिस्कार्डेड है तो उसको जो है प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू मैनेज करके उसमें से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो हैं आपके गोल्ड और सिल्वर जो है एक्सेप्ट करके आप उस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। जी। हिमाचल को हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, साथ ही हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और हिमाचल की बात करें तो बहुत से कृषक यहाँ पर है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें अपने आसपास हमें मिल जाती है, प्रकृति का संरक्षण भी हो जाएगा और हम बहुत सी चीज़ें वहाँ से निकाल कर अपने यूज़ के लिए बना सकते हैं। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें यूज़ किया जा सकता है और लोगों को अभी तक नॉलेज ही नहीं है उनके बारे में। देखिए मोनिका जी, मैं इस विषय में आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछले कुछ एक साल के भीतर जो है हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से जो आपका मेज़ का जो वेस्ट जो होता है, मेज़ आपका कॉर्न जो है, तो कॉर्न हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं, मक्की जिसको कहते हैं। तो मक्की में से हम लोग भुट्टा तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो उसका स्टेम जो होता है उसका हम लोग कुछ यूज़ नहीं कर पाते हैं। यूजुअली वो सिर्फ एनिमल फोडर के लिए या एनिमल के घास के खाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। परंतु अगर उस वेस्ट में जो है अगर हम जैव प्रौद्योगिकी की बात करें या फिर कुछ साइंटिफिक इंटरवेंशंस करें, तब हम उस मेज़ के स्टेम से जो है बायोइथेनॉल बना सकते हैं। तो इस विषय पे हम लोग अभी शोध कर रहे हैं। सो अभी हमारे कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं और वो अच्छे रिजल्ट्स हैं, और हमें आशा है कि आने वाले समय में हम लोग हिमाचल में इस तरह का कुछ नया शोध लेकर आएंगे जिसमें हम लोग स्टेम से जो आपका मेज़ जो है उसमें से कॉर्न और भुट्टा खाने के अलावा हम लोग बायोइथेनॉल भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। संक्षेप में मैसेज चाहेंगे 2-3 लाइनों में। देखिए मोनिका जी, आज के संदर्भ में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात अगर हम लोग करें तो पुराने समय से हम लोग सिर्फ 3 Rs की बात करते आ रहे हैं, जैसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बहुत सारे आपके नए Rs उसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें आपका रिपेयर है, रीगिफ्ट है, रीथिंक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया रविकांत भाटिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और रजनी, अब दर्शकों से अलविदा चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी ज़रूर। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर बात होना ज़रूरी थी जी, और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ हुआ होगा। हम अपने दर्शकों का और अपने खास मेहमान का धन्यवाद करते हैं, और मोनिका, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। आज्ञा चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों से। नमस्कार। धन्यवाद।